IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बहुत बढ़िया, तुम बताओ। सौरभ, वैसे सर्दी का मौसम आने वाला है, फिर दिल्ली वालों से फिर वही खबर आएगी, वायु प्रदूषण बढ़ गया है, स्मॉग हो गया है, तो मैं तो उसके लिए तैयार हो रहा हूँ अभी से ही। तो फिर मतलब आज के एपिसोड में हम पहले से ही लोगों को बता दें कि क्या होने वाला है। हाँ। नहीं तो वैसे सौरभ, आपको ये एयर पोल्यूशन वगैरह, आप जैसे जम्मू में थे तो प्रॉब्लम होता था क्या जब आप वहां रहते थे? मैं पंतनगर में हुआ था। तो वहां पर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे प्रदूषण किस चीज से होता था, ये जो ये हस्कर्स होते हैं। तो जब भी थ्रेशिंग का सीजन होता था ना, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो वहां पे उससे होता था। जम्मू में तो एक्चुअली बहुत कम पॉल्यूशन होता है, थोड़ा साफ सुथरी जगह है उस हिसाब से। और पंतनगर भी बहुत साफ सुथरी जगह थी। पहले तो व्हीकल्स भी इतने कम थे, लेकिन जब भी एग्रीकल्चरल सीजन होता था तो खूब पॉल्यूशन होता था, एयर पॉल्यूशन। तो और पोलन। अच्छा। तो सौरभ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने हमेशा से नजरअंदाजी की है ये बात, क्योंकि जबकि पोल्यूशन इतना ज्यादा रहता है बैंगलोर में भी, और नॉर्थ इंडिया में तो और भी ज्यादा है, द प्लेन्स में। पर एक पता नहीं क्यों, पर इस विषय को शायद गोवा में बड़े होने के ये सब फायदे होते हैं ना। हम तो कभी कभी दिल्ली विल्ली जाते थे, तो पहले तो तुम्हें पता नहीं याद है कि नहीं, कि मतलब 90s वगैरह में तो दिल्ली में ऐसा हाल होता था कि दिखता ही नहीं था। स्मॉग वगैरह जो है वो इतना होता था कि आपकी विजिबिलिटी वगैरह कम हो जाती थी, जैसा लगता था कोहरा टाइप छाया। वो तो खत्म हो गया थैंकफुली। काफी कुछ दिल्ली सरकार ने किया वगैरह उस टाइम पर। पूरा साल ऐसा रहता था, ऐसा नहीं है कि कभी कभी रहता था, बीच में बहुत खराब हालत। तो नॉर्थ वालों को तो एयर पोल्यूशन से काफी सरोकार रहा है पिछले 20-25 सालों से। तो ठीक है, तो इसी विषय पर जानने के लिए ये एपिसोड करते हैं, और हमारे साथ परफेक्ट गेस्ट है इसके लिए शरद फाउंडर है अर्बन emissions.info के। वो एक कंपनी है जो वायु गुणवत्ता पे अध्ययन करती है, और उनकी कंपनी भारत के 640 जिलों में एयर क्वालिटी का पूर्वानुमान भी करती है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और वैसे शरद पुलियाबाजी के श्रोता भी हैं, तो शरद बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। और ये विषय पर आपसे बहुत कुछ जानना है मुझे। तो धन्यवाद प्रणय, सौरभ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और जितना हो सके उतना हम श्रोताओं के लिए एक्सप्लेन करेंगे। जरूर। तो शरद, एकदम शुरुआत से ही शुरू करते हैं हमेशा की तरह। तो आप वायु प्रदूषण इस विषय में कब से रुचि लेने लगे? तो ऐसे आपने वैसे आईआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह किया है, तो तब से ही आप वायु प्रदूषण की तरफ देखने लगे। और ये अर्बन एमिशन संस्था क्यों शुरू की आपने? मैं वायु प्रदूषण तो मैं आईआईटी से ही शुरू किया था। वहां पे एक प्रोजेक्ट मिला था हमको, हल्दिया रिफाइनरी से थे, उस पे काम किए। और उसके बाद हमने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। कुछ अच्छे एडवाइजर मिले और अच्छे गाइड्स मिले कदम कदम पर, और बस उसी पे अभी काम कर रहे हैं। जो काम हम जो लेट 90s और 2000s में करते थे, अभी भी वही कर रहे हैं, पर बहुत बड़ी क्षमता में करते हैं। जब अब कंप्यूटर्स की भी क्षमता बहुत बढ़ गई है। जो गणित काम जो हम 2-3 दिन लगते थे उस टाइम पे, अभी हम 1 घंटे और उससे कम में भी कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम और भी ज्यादा करते हैं। तो अर्बन एमिशंस जो हमने ये संस्था शुरू किया था 2006 में, इसलिए कि अब जहां भी जाओ, इंडिया में ही नहीं, आप कहीं भी जाओ, इंफॉर्मेशन की बहुत कमी रहती है। क्योंकि जैसे यदि एक इंस्ट्रूमेंट लेके हमने निगरानी की और थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ उसी जगह की थोड़ी इंफॉर्मेशन देता है, और बाकी जगह तो कहीं कुछ समझ में आता ही नहीं। तो इसी के लिए हमने ये एक प्रोग्राम बनाया है, जहाँ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे जहां जहां मिलता है, और वो आसानी से मिल जाए। अभी आप उस इंफॉर्मेशन के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो आपको आसानी से मिल जाए। क्योंकि बहुत ऐसे जगह होते हैं कि इंफॉर्मेशन जैसे आपको चाहिए वैसे मिलता नहीं है। तो वो काम हम करते हैं कि उसको थोड़ा मसाज करेंगे,
थोड़ा मालिश करके, थोड़ा साफ करके देंगे, अरे भाई आपके जगह पे आपका प्रदूषण इतना इतना है और प्रदूषण इस जगह से आता है और इस टाइम पे ज्यादा होता है, इस टाइम पे कम होता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम पास करते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट पर मुहैया करते हैं आप, कोई ऐप है इसके लिए? और आपने जैसे कहा पूर्वानुमान भी करते हैं आप, तो अगले 2-3 दिन के बारे में बताते हैं, तो ये मॉडलिंग की वजह से होता है या कैसे होता है ये सब? पूर्वानुमान का काम थोड़ा मॉडलिंग से ही होता है, क्योंकि हम एक इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे तो बस उसी टाइम पे उस जगह पे कितना है उतना ही हमको इंफॉर्मेशन मिले, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो मिलता नहीं है। यदि हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बोलेंगे कि अरे अगले 2 दिन में क्या हो सकता है, उसके लिए हमें वातावरण का भी बहुत सारा मॉडलिंग करना पड़ता है, क्योंकि शायद अगले 2-3 घंटे में बारिश भी हो सकता है, तो सब जितना भी प्रदूषण है सब हवा में निकल जाएगा बारिश से। तो उसका हमें पहले से ही पूर्वानुमान करना पड़ता है। यदि हवा बहुत जोर से चलेगा, जैसे कि अप्रैल मई के टाइम में हवा जोर से चलेगा, तो थार या मिडल ईस्ट से भी हमें डस्ट आएगा हमारे यहाँ, तो दिल्ली में भी मिलेगा वो डस्ट, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा वो डस्ट, पर उसको हमें पूर्वानुमान कर सकते हैं कि भाई धुआं अगले 2-3 दिन में इतना चलेगा कि डस्ट तो आने वाला है। तो इस तरह का मॉडलिंग बहुत करना पड़ता है और बहुत सारे कुछ जगह पे हमें 1 किलोमीटर की रेजोल्यूशन पे भी काम करना पड़ता है, कुछ जगह हमें बड़े रीजन्स पे भी काम करना पड़ता है। तो ये सारा मॉडलिंग अभी बहुत आसान हो गया है, सिर्फ कंप्यूटर की क्षमता बढ़ गई है इसीलिए, पर इसके लिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, वो तो हम निकाल नहीं सकते उसको। तो इन्फॉर्मेशन शरद, आप आई मीन एक तो है कि आप हर जगह सेंसर वगैरह लगाइए, पर आजकल वैसे सैटेलाइट्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं और सैटेलाइट्स का डेटा भी बहुत अच्छा हो गया है, तो आपके काम में कितना फर्क पड़ा है? मतलब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट लगा करके तो आप जितने शहरों, मान लो 50 शहरों में लगाएंगे तो 50 शहर का डेटा मिलेगा, लेकिन सैटेलाइट से तो पूरे हिंदुस्तान का डेटा एक साथ निकल सकता है। तो आपको कुछ फायदा मिला है सैटेलाइट रेवोल्यूशन से? मिला है, पर 2-3 चीज हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम रहते हैं जमीन पर, और जब जो हवा हम सांस लेते हैं, जो अपने जमीन से 10 मीटर की दूरी पर, उसमें जो भी है वो हमें बहुत परेशान करता है। अब 1 किलोमीटर के ऊपर, 2 किलोमीटर ऊपर क्या हो रहा है उससे भी फर्क पड़ता है, पर उतना फर्क नहीं पड़ता। जब सैटेलाइट हम वो 300 किलोमीटर 700 किलोमीटर की दूरी से ऊपर से देख रहा है, तो मतलब पूरा बहुत सारा वैक्यूम है, पर जमीन से 10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक जितना भी है वो सबको नाप के एक नंबर देता है। तो हमें फिर भी जब वो नंबर मिलता है, वो संख्या मिलती है, फिर भी हमें किसी मॉडल की जरूरत पड़ती है कि उस संख्या को तोड़ के जमीन में कितना है वो पता करने के लिए फिर से मॉडल की जरूरत पड़ती है, फिर से इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। पर पहले जो होता था, हमें सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट लगाया तो एक नंबर मिलता था। अभी सैटेलाइट की वजह से पूरा हिंदुस्तान का एक मैप, एक नक्शा तो मिल ही जाएगा, और उससे और भी हम कर सकते हैं। तो इससे हम बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहां कहीं ईंट की भट्टियां हैं, बहुत सारे ईंट की भट्टियां हैं अपने देश में, इंडो-गैंजेटिक प्लेन में जाएंगे, कहाँ ये ईंट की भट्टियां हैं, वो पहले तो ईस्टर्न यूपी बिहार में तो खूब है वहां पे। तो पहले पता नहीं, कि पता करने का भी कोई चांस भी नहीं था कि कहाँ कितना होता है। अभी वो हम सैटेलाइट इमेज लेके हम उसका भी पता कर सकते हैं, अरे भाई इस जिले में इतने हैं, इस जिले में इतने हैं, इस जिले में आपको एकदम सिग्नेचर बना लिया कि ऐसी दिखती है ईंट की भट्टी, तो फिर अब बाकी जगह कैसी दिखती है वो निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो बहुत बढ़िया। तो ये सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जब से मिलने को आया है, थोड़ा और सीखने को भी, हमें सीखने को भी बहुत मिला है और दिखाने के लिए भी बहुत मिला है, बहुत डेटा है। ये आपने बड़ी अच्छी चीज बोली। तो नीचे जो जमीनी इंस्ट्रूमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं गई, लेकिन आप जमीनी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके बढ़िया मॉडल बना सकते हैं और फिर सैटेलाइट यूज करके आप डेटा
कि आप जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है बैंगलोर में 10 ही लगे, लेकिन अगर उस डेटा को कंबाइन करके आप सैटेलाइट से पूरा हीट मैप टाइप बना सकते हैं बैंगलोर का या कहीं का भी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एवरेज नंबर का ऐसा ट्रांसलेशन होता है 10 मीटर पे, तो दूसरी जगह पे भी ऐसा ही कुछ होगा, इस तरह से। हम और एक चीज भी इससे सीख सकते हैं। यदि आपने बोला कि बैंगलोर में 10 हैं, तो कहीं कहीं तो पहले से लगा हैं। यदि आपको ये सैटेलाइट से एक हीट मैप मिल गया, तो आप बाद में थोड़ा उसमें सीखने को मिलेगा, अरे ये 10 ठीक जगह पे है जहां प्रदूषण हो रहा है कि नहीं है, वो भी पता करके हम बाद में जिले परिषद को, कलेक्टर को बोल सकते हैं कि अरे भाई ये 10 में से 5 तो ठीक है, पर अगले 5 बाकी 5 को आप इधर उधर थोड़ा हिलाइए, तो जमीन में जो भी हो रहा है हमें एक अच्छा रेफरेंस मिलेगा। तो वो भी हमको सीखने को मिलता है और बताने को भी होता है। हाँ, तो वैसे शरद, आप ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर देते हैं या ऐप है, या किस तरीके से एक आम नागरिक कैसे पहुंच सकता है? कोई ऐप नहीं बनाया है हमने, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हम सारे साइंटिस्ट हैं, थोड़ा आईटी का काम बहुत ही कम ही होता है हमारे यहाँ पे, तो ऐप तो नहीं बनाया, पर जो भी इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं इस वायु निगरानी में और ये फोरकास्टिंग में भी, जो भी इंफॉर्मेशन हम बनाते हैं वो हम खुली दे देते हैं, सबको फ्री में दे देते हैं। और एक और ग्रुप्स हैं जिन्होंने ऐप बनाया है, जो ब्रॉडकास्ट करते हैं ये सब इंफॉर्मेशन को। और यदि आम आदमी आके देखना चाहे तो हम 2-3 तरह के इंफॉर्मेशन देते हैं। एक लाइन ग्राफ जैसे कि हो गया, सिर्फ देखने के लिए कि भाई कितना कितना है, कब कितना है। और यदि हमको और भी पता करना है कि कहाँ से ये प्रदूषण आ रहा है, तो वो और एक लेवल पे हम वो भी ब्रॉडकास्ट करते हैं, पर ऐप नहीं बनाया हमने। पर हमारा कोई भी, आपने कहा लेकिन इन्फॉर्मेशन खुली है, तो यानी कि कोई भी हमारा श्रोता अगर ऐप बनाना चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन यूज करके बना सकता है। हमारे तो बहुत धुरंधर श्रोता है, कोई ना कोई जरूर डेटा देख के बोलेगा कि हम ही बना देते हैं। श्योर बिल्कुल। तो ठीक है, अभी ये साइंस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि मतलब जो अब लोग मास्क पहन रहे हैं, तो ये PM 2.5, PM 10 ये सब काफी लोगों को सुनने में आया ही है पिछले 1.5 साल में। तो पार्टिकुलेट मैटर जो हम लोग बात करते हैं, PM 10, PM 2.5, इनके मुख्य स्रोत क्या है इन चीजों के, और इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है हमारी सेहत के लिए, इनके स्वास्थ्य परिणाम क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे देश में नहीं, कहीं और भी हम बोलते हैं क्राइटेरिया पोल्यूटेंट, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। वैसे हमें 6 पोल्यूटेंट्स हैं जो हमेशा लिस्ट होता है कि PM 2.5 और PM 10, और दोनों ही पार्टिकुलेट मैटर हैं, पर दोनों का थोड़ा साइज थोड़ा अलग अलग है। एक बहुत ही सूक्ष्म है 2.5 माइक्रोमीटर्स, जो बाल से भी 4 गुना कम होता है, और 10 माइक्रोमीटर। दोनों का थोड़ा केमिस्ट्री अलग होता है, थोड़ा 2-3 मिनट में उसमें जा सकते हैं। और बाकी 4 जो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट हैं वो सारे गैस के तरफ से आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जो दोनों को मिला के हम बोलते हैं नॉक्स, और कार्बन मोनोऑक्साइड और CO, और ओजोन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स और SO2, ये तीनों जो भी आप जलाएंगे उनमें से निकलेगा ही निकलेगा। ये 3 गैस और इनके साथ में ऑर्गेनिक गैसेस भी आते हैं, वो सब हवा में मिलके थोड़ा अपने आप में मिल जाते हैं और ओजोन बनता है। उसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, क्योंकि ओजोन एक एमिशन नहीं है, धुआं में नहीं आता है, पर वो सब धुआं हवा में मिल जाने के बाद ये ओजोन बन जाता है। तो ओजोन भी हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो ये 6 आइटम है जो हमें जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। यदि आप पूछना चाहेंगे अरे ये 6 में से मुझे ज्यादा कम किसे करना है, यदि किसी को नंबर डालना है, उस पर रैंकिंग देना है, तो हम ये पॉइंट कह रहे हैं, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर में बहुत कुछ होता है। डायरेक्ट डस्ट, एरोसॉल बोलिए, धुआं बोलिए, डायरेक्टली जो सारे इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, हर जगह सेक्टर से जो आता है वो भी होता है, और ये गैस से भी थोड़ा वक्त देंगे वो भी
पार्टिकुलेट में बन जाते हैं। कुछ 1-2 दिन में बन जाते हैं, कुछ जैसे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, 1-2 दिन में एरोसॉल बन जाते हैं, सल्फेट एरोसॉल्स। अब 1 हफ्ता दे देंगे तो ये नॉक्स भी थोड़ा एरोसॉल बन जाता है, उसको हम नाइट्रेट्स, वो सब PM 2.5 में जाता है। तो हमें एक पोल्यूटेंट है जिसे हमें जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करना है, वो है PM 2.5, क्योंकि वो उसमें सब कुछ आ जाता है। यदि हमें PM 2.5 कंट्रोल करना है तो हमें बाकी सबको भी कंट्रोल करना है। तो जब आप PM 2.5 बोलते हैं, वो एक तरह से वो साइज है, बाकी सब तो एक्चुअल केमिकल कैटेगरीज हैं, इसकी केमिकल कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ साइज की कैटेगरी, इसमें खूब सारे केमिकल हो सकते हैं। क्योंकि यदि हम कहते हैं एक फिल्टर लगाएंगे तो ये सारा PM 2.5 वो फिल्टर पे आ जाएगा। आप 8 घंटे का सैंपल लीजिए, 14 घंटे का सैंपल लीजिए, और या 24 घंटे का सैंपल लीजिए, वो फिल्टर को आप लैब में ले जाके उसको हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस, उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आपको जो भी मेटल आपको पता है वो सारे मेटल उसमें दिख जाएंगे। आयरन, पोटेशियम, सोडियम सब मिल जाएंगे। मतलब हवा में ये सब उड़ता रहता है हमेशा। और उसके साथ साथ में ये सारे आयॉन्स, ये सल्फेट जो SO2 से आ रहा है, नाइट्रेट जो नॉक्स से आ रहा है, अमोनियम जो अमोनिया से आता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज होता है, उसमें सब अमोनिया ही होता है, तो अमोनिया भी हवा में निकल जाएगा, हवा में उड़ता रहता है, तो वो अमोनियम हो गया, वो भी PM 2.5 में आ जाएगा। ऐसे आप केमिकली उसको डाइसेक्ट करेंगे तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि कहीं जाने की भी जरूरत भी नहीं पड़ती है, यदि किसी ने हमको ये फिल्टर का एनालिसिस दिखा दिया, यदि हमने ज्यादा पोटेशियम देखा उसमें, तो हम झट से बोल देंगे कि अरे भाई, जहां से आपने ये सैंपल उठाया है बहुत सारा बायोमास जलता है वहां पे, क्योंकि बायोमास का केमिकल सिग्नेचर है पोटेशियम। यदि आप मतलब उपले जल रहे हैं बेसिकली, हाँ, यदि आप बॉम्बे से एक सैंपल निकालेंगे तो आपको बहुत सारा सोडियम मिलेगा, क्योंकि वो सी सॉल्ट आते रहता है ना, तो सी सॉल्ट में आपको सोडियम और क्लोरीन, तो वो हवा से सीधा समुद्र से हवा में ही आ जाता है सीधा। ये तो सोचते ही नहीं हम लोग ऐसा। तो ये केमिकल एनालिसिस की वजह से आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है कि अरे भाई, इस सैंपलिंग के जगह में क्या क्या सोर्सेज हैं आजू बाजू में। तो ऐसे जो कभी कभी टीवी सीरियल और इसमें दिखाते हैं, मतलब ये सही में ऐसा है कि आपको कहीं की हवा मिल जाए तो आप बता देंगे कि ये कहाँ की हवा है? कहाँ की हवा है बता नहीं सकते हैं, पर किस टाइप की जगह है वो? जी। हाँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मुझे लगता था कि ये सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए दिखा देते हैं, पर ये ऐसे असली में रसायन विद्या ऐसी है और प्रैक्टिकली अवेलेबल है, तो ये सुन के तो काफी मजा आ रहा है सुन के। इसमें हम और जा सकते हैं अंदर, पर प्रणय क्या बोलते हो? मजा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है और आपको मजा आ रहा है। अरे ये मतलब एकदम फैसिनेटिंग है सब सुनने में। प्रदूषण में जो हम ये काम करते हैं, ये काम सिर्फ जासूसी है एट द एंड में। तो ये जो एकदम ऐसे अगर आयरन और ये सब, इनका बॉडी पे क्या सब असर होता है? मतलब आप अगर ऐसी हवा आप जो सांस लेते हैं, हम तो कभी सोचते ही नहीं है कि हम लोहा सांस में जा रहा होगा, और वो भी इतना छोटा है, क्योंकि इसी क्या होता है हमारी बॉडी पे, इसका क्या असर होता है? ऐसे लोहा, सोडियम ऐसे सांस से चला गया। पहले तो बहुत ही कम हमें जान पहचान थी, बोलते थे कि अरे पहले से आपको अस्थमा है तो अस्थमा आपको और भी बढ़ जाएगा, निमोनिया है तो और भी निमोनिया बढ़ जाएगा। यदि ज्यादा पोल्यूशन एरिया में आप रहते हैं तो अभी इतने सारे स्टडीज हो गए हैं कि बोल रहे हैं कि आर्टरीज में ब्लॉकेजेस का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया है, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स आ सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ये इतने छोटे हैं, एक बार अपने चले गए तो बाहर आने का तो कोई चांस ही नहीं है। यदि आप अब वहीं पे रहेंगे और इकट्ठा होते रहे तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली एक बार मेटल आपकी बॉडी के अंदर घुस गया तो निकलने का तो कोई जरिया नहीं है। बहुत मुश्किल है। सिर्फ ठीक से सांस ले रहे हैं और जल्दी इमीडिएटली आ जाएगा तो आ जाएगा, पर एक बार अंदर जाके रुक गया तो वहां पे रह सकता है बहुत सालों के लिए, वहां पे ही रहेगा। और 2.5 का बेसिकली मतलब है कि वो जो हमारी सेल की वॉल है उसके थ्रू जा सकता है ना?
जी। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी सेल वॉल उसको रोक सकती है। 10 तो फिर भी शायद म्यूकस में और इधर उधर रुक जाता है, लेकिन 2.5 तो सेल वॉल के थ्रू चला जाएगा। ब्लड में भी घुस सकता है और कहीं और भी जा सकता है। और किसी एक क्षेत्र में हम लोग देखें तो शरद, क्या रोड पर ये सब PM 2.5 रोड के आसपास किसी भी जगह पर इन सब चीजों की मात्रा ज्यादा होती है क्या? क्योंकि गाड़ियां चल रही हैं, उनके जो एमिशंस हैं उसकी वजह से बढ़ जाते हैं क्या? हम वाहनों को ज्यादा देखते हैं तो प्रदूषण के वाहनों को ही कोसते रहते हैं कि भाई जितना भी प्रदूषण हम सांस में ले रहे हैं ये सब वाहनों की वजह से ही होता है। और इतने सारे कार्यक्रम होते हैं जो हमें रोज रोज देखने को मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कभी किसी ईंट की भट्टी को देखा ही नहीं होगा। यदि आप बैंगलोर का हमने पहले एग्जाम्पल लिया था। अब बैंगलोर में तो कोई ईंट की भट्टी नहीं है, यदि बट आप बैंगलोर से थोड़ा बाहर जाएंगे हैदराबाद की तरफ, आपको बहुत सारे ईंट की भट्टियां मिलेंगे ना। अच्छा। पर तो वहां पे तो बहुत सारा है ना, कोयला यूज होता है, वुड यूज होता है उस सब में, और कोई कंट्रोल्स तो होता नहीं है इन सब में, और बहुत सारा पोल्यूशन आता है। और थोड़ा हवा चल गया तो वो 30 की तरफ आ जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारे कारखाने होते हैं बड़े बड़े, वो सब सिटीज के बाहर ही होते हैं, और वहां से भी इतना प्रदूषण निकलता है कि ना हवा के इधर उधर के झोंके में सिटीज के अंदर आ जाता है। तो ज्यादातर हमको देखने को मिलता है सिर्फ वाहन का प्रदूषण, और यदि हम प्रदूषण का ठीक अनुमान करें तो उसमें बहुत सारा मिक्स होता है। कंस्ट्रक्शन से भी खूब लोग कहते हैं प्रदूषण आता है ना, ऐसा आप लोगों ने भी देखा है? जी, कंस्ट्रक्शन से आपको बहुत सारा डस्ट आता है। ये डस्ट हमको PM 10 में मिलेगा, क्योंकि डस्ट का साइज जो है और कंपोजिशन जो होता है थोड़ा बड़ा है, तो PM 10 में बहुत ज्यादा होता है। ठीक। और ये भी एक जनरल हमारा एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि बड़े शहर ज्यादा में बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, छोटे शहर और गांव वगैरह तो बहुत खुले हैं और बहुत साफ सुथरे हैं, अलग रहेगी। वहां जाके वहां के लोग कितने हेल्दी होते हैं क्योंकि वहां की हवा इतनी साफ है। तो आपने ऐसा देखा है क्या कि मतलब, क्योंकि आपने इतने सारे जो स्रोत बताए वो तो छोटे शहरों में भी है जी, तो आप ऐसा सही में है कि सिर्फ बड़े शहरों में ही हम लोग परेशान हैं कि ये कहीं पे भी परेशानी आ सकती है? कहीं पे भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि ज्यादा आप ये देखेंगे तो ज्यादातर निगरानी सिर्फ शहरों में ही होता है। ये भी है कि बेसिकली हम कह रहे हैं जहां चिराग है वहीं पे दिख रहा है। बस वही है। क्योंकि हम दिल्ली में सब दिल्ली की ही बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में इतनी निगरानी होती है कि बाकी जगह पे तो कुछ ज्यादा होता ही नहीं है। अब जैसे बोले, अब दिल्ली के अंदर ही अब 40 इंस्ट्रूमेंट हैं, पर अब दिल्ली के थोड़ा बाहर जाएंगे तो क्या कुछ नहीं। अब मेरठ जाएंगे, वो उतना दूर नहीं है ना, मेरठ ना, हाँ बगल में ही है, 20 किलोमीटर दूर, अब कुछ नहीं है ना, सब शहर के अंदर ही होता है। अब इतना करते हैं निगरानी, इतना उस इंफॉर्मेशन को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं कि सबको लगता है कि अरे भाई पूरा प्रदूषण तो यहीं पे। अब थोड़ा बाहर जाके देखेंगे तो वहां पे और भी इतना ही प्रदूषण वहां पे भी मिलेगा, पर कुछ निगरानी नहीं करते हैं तो हम उसको पेपर पे लिख नहीं सकते। लेकिन अब आपके पास तो सैटेलाइट वगैरह है तो उसकी वजह से आपके पास ज्यादा डेटा है। अगर कोई आपकी साइट पे आके देखेगा तो कोई बनारस में रहने वाला भी देख सकता है कि मैं भी उतना ही सताया हुआ हूँ, ये दिल्ली वाले लोग कोई स्पेशल नहीं है और मैं बनारस में रह के कोई बहुत खुली जगह पे नहीं रह रहा हूँ। जी, और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और थोड़ा मॉडलिंग मिला के थोड़ा लॉन्ग टर्म, अगर पिछले 20 साल में कितना प्रदूषण हुआ है वो सबका भी थोड़ा अच्छा अनुमान हो गया है, अभी हो गया है। जैसे आप क्योंकि खड़गपुर से पढ़ाई करी, खड़गपुर छोटी साफ सुथरी जगह होगी जरूर, और पिछले आपको क्या दिखता है ऐसी एक छोटी जगह में 25 साल में क्या प्रदूषण में फर्क आया? बहुत आया है। मतलब थोड़ा कारखाने भी बहुत बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्ट ना, गाड़ियां भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि 20 साल में आई थिंक सारे देश में गाड़ियों की क्षमता तो 4 गुना हो गया है, 4 या 5 गुना हो गया है। थोड़ा टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया है, पर उसका इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है। तो जैसे टेक्नोलॉजी से थोड़ा फायदा होगा
पर इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि जो फायदा हमको टेक्नोलॉजी से मिलता है इसमें तो सब साफ हो गया। इस तरह से अब छोटे छोटे शहरों में भी हम बड़े शहरों में पहले देखते थे उसी तरह का ट्रेंड हमें छोटे शहरों में भी दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, वाह। तो वैसे पर ये एक सवाल था, मैंने हमेशा से सोचा था कि ओके हो रहा है, होता होगा, और मैंने इसको नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन ये एक बात है कि जैसे हर बड़े शहर, सिर्फ भारत में ही नहीं, हम लोगों ने सुना है जैसे लंदन में स्मॉग होता था कुछ कई सदियों पहले, तो वगैरह वगैरह हर बड़े शहर में एक हिस्सा रहा है। तो उन सब शहरों में भी कैसे कम हुआ है, क्या मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है? गाड़ियां तो वहां पर भी उतनी है, हमसे ज्यादा ही। हाँ, हमसे ज्यादा ही है। एक तो है बहुत टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा कि अरे भाई प्रदूषण का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया कि हमें कुछ करना चाहिए। एक रात में कुछ होता नहीं है, बहुत टाइम लगा। उसके साथ में बहुत काम भी करना पड़ता है ना। सिर्फ सरकार को ही नहीं, बहुत सारे पूरा सेक्टर को काम करना पड़ता है ना। सरकार तो सिर्फ रेगुलेशंस बना के छोड़ देंगे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका ठीक तरह से करना, वो सब सेक्टर पे आता है। तो वो सब भी हुआ है। यदि हम लंदन में जाएंगे, 1950s लंदन फॉग बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक दिन में 4000 लोग मर गए स्मॉग के वजह से। तो वो एग्जाम्पल हम अभी भी क्लास में पढ़ाते हैं कि भाई लंदन स्मॉग इतना बड़ा था कि उन्होंने एक रात में काम करने का सोच लिया। तो पर सोचा था, पर उसके बाद 15-20 साल लगे हैं जो सारे कारखानों को साफ करने के लिए। तब भी वो कोयला यूज करते थे, पर इतने सारे कंट्रोल्स लगा दिए हैं कि बहुत क्लीन कंबशन, मतलब क्लीन तरह से उसका जलना होता था ना। स्टैक से, ढेले से उतना ज्यादा प्रदूषण निकलेगा नहीं ना। कोयला यूज करो पर धुआं उतना ज्यादा निकलना नहीं चाहिए, गैसेस उतना निकलना नहीं चाहिए। कंट्रोल्स उन्होंने बहुत जबरदस्त इम्प्लीमेंट किया है। और उसके साथ साथ में उन्होंने अर्बन प्लानिंग की भी बहुत सारी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि देखेंगे आप, अभी मैं लंदन या किसी और भी यूरोपियन कंट्री या यूएस कंट्री में जाएंगे, यूएस सिटीज में जाएंगे, आप बिना गाड़ी के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मेट्रोस हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। साथ में यदि अब एक चीज होती है कि अरे भाई ना, प्रदूषण इतना बढ़ गया है, अपना गाड़ी कम इस्तेमाल करो। तो लोग होते हैं, सोचेंगे अरे मैं थोड़ा कम इस्तेमाल करूंगा, पर उन्हें थोड़ा एक अल्टरनेट भी चाहिए। यदि मैं गाड़ी अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं कैसे जाऊंगा? यदि उनके पास एक अल्टरनेट होता है तो लोग वो जरूर लेंगे, क्योंकि वो उन्हीं का फायदा होता है कि भाई गाड़ी कम लो, बस लो या मेट्रो लो, क्योंकि वो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये जो एग्जाम्पल आपने लिए हैं, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ध्यान दिए हैं। और इंडस्ट्रीज में भी ध्यान दिए हैं, पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ध्यान दिए हैं, अर्बन प्लानिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो इसके वजह से अब टेक्नोलॉजी से भी फायदा होगा, उसका गाड़ियों को कम इस्तेमाल करने से भी फायदा होगा, और साथ साथ में जो भी करेंगे बाकी सेक्टर से वो भी फायदा ही फायदा होगा। थोड़ा इसीलिए ना टाइम लगता है, काम करना पड़ता है। आपने कोयले की बात की शरद, तो कोयला अगर हिंदुस्तान में कहीं पे पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं सही जानकारी है कि नहीं, आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोयला क्या सबसे बड़ा स्रोत है पॉल्यूशन का इंडिया में, या गाड़ियां? मिक्स बैग, कई जगह में कई का अलग अलग आंसर आपको मिलेगा। यदि आप छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे जहाँ बहुत सारे पावर प्लांट हैं ना, आप कोरबा एरिया वहां पे जाएंगे, बहुत सारे पावर प्लांट है, वहां पे कोयला बहुत इस्तेमाल होता है। तो वहां पे कोयले की वजह से बहुत प्रदूषण होगा। अब बैंगलोर में आएंगे तो वहां पे कोई कारखाना ही नहीं है ना, ज्यादातर तो आपको रोड्स और गाड़ियां और डस्ट ही मिलेगा। तो वहां पे आपको 50-60% तो
रोड के वजह से गाड़ियों की वजह से ही प्रदूषण मिलेगा। अब बॉम्बे आएंगे तो बॉम्बे आएंगे तो थोड़ा अलग से मिलेगा आपको। यहाँ पे इतना बड़ा शिपिंग पोर्ट है, इतने सारे शिप्स आते हैं, तो उसके वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इतने सारे ट्रक्स आते जाते रहते हैं वहां पे, और बहुत सारे कारखाने भी हैं ठीक बाहर। तो वहां पे आपको बहुत सारा मिक्स मिलेगा, गाड़ियों का मिक्स मिलेगा, इंडस्ट्रीज का मिक्स मिलेगा, और रेजिडेंशियल का भी बहुत सारा मिक्स मिलेगा। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अरे पूरे देश में हम सिर्फ कोयले की वजह से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जगह पे अपना अपना स्टोरी होता है, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसकी पॉलिसी मेकिंग काफी लोकल होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि एक दिल्ली में बैठ के पर्यावरण मिनिस्ट्री बना करके आप पॉल्यूशन कंट्रोल जो है आप एकदम नेशनल लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल नाम की, जैसा आपसे सुनने में लग रहा है, मुश्किल है करना। जितना आप अपने एरिया को लोकली मॉडल भी आपका अलग है, आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट हर जगह का प्रैक्टिकली, और आपकी कॉम्पोजिशन भी अलग है और उसकी फिर सोल्यूशन भी अलग होंगे। जरूर ना, जैसे कि आप फिर से दिल्ली का ही एक एग्जांपल लेते हैं। अब लेट 90s और 2000 में बहुत सारा प्रदूषण होता था। उस टाइम पे लगा कि अरे डीजल बसेस जो हैं उसके वजह से टेक्नोलॉजी सब कुछ सीएनजी किया उन्होंने जब, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कुछ नहीं, आप अगले साल सब सीएनजी करो, तो किया उन्होंने, तो उसके वजह से थोड़ा फायदा हुआ। पर उसके बाद उस लेवल पे और कहीं हम उसको रेप्लिकेट कर नहीं पाए, क्योंकि उस समय पे वो सॉल्यूशन ठीक लगा दिल्ली के लिए, पर हम बाकी जगह पे उसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में से 640 सुप्रीम कोर्ट बना देंगे ना, तो वो हर जगह का ध्यान रखेंगे। दिल्ली के पास अपना सुप्रीम कोर्ट है ना, अपनी म्युनिसिपैलिटी को ध्यान में रखने के लिए, वो तो हमेशा वहां पे लोग रेडी रहते हैं। कुछ भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हैं ये जरा ये सड़क चौड़ी करवा दो, धुआं ठीक कर दो। पर आपको ये भी सोचना है कि अरे पर्यावरण जो है वो अपने लिए अपना है, आप उसके लिए आप हमेशा सुप्रीम के पीछे भागेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था ना, फिर भी ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है अगला, कि जैसे आपने लिखा था कि 50 में से 34 50 टॉप सबसे प्रदूषित शहरों में से 34 भारत में ही है। मतलब ये आंकड़ा ऐसा है कि भारत और शायद किसी भी मापदंड में इतना खराब होगा नहीं। तो ऐसा क्यों है? मतलब कुछ भौगोलिक कारण भी है क्या? जैसे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसमें कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी है क्या कि ज्यादा और पोल्यूशन के लिए वो ससेप्टेबल है? और दिल्ली में हर साल जो हम लोग सुनते रहते हैं उसकी और क्या क्या कारण है? मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स की जनरली बात करें तो थोड़ा पता पड़ेगा जी। जैसे प्रणय, एक चीज जो मैंने सुनी है वो भी शरद शायद बता सकते हैं कि जैसे हिंदुस्तान का जो कोयला है वो भी उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उससे पॉल्यूटेंट ज्यादा निकलते हैं। तो जिन जगहों पे एटलीस्ट कोयला यूज होता है तो वो कोयला खुद ही थोड़ा क्लीन नहीं है, तो हम अपना लोकल अगर कोयला यूज करना चाहते हैं तो फिर उससे प्रदूषण तो ज्यादा निकलता है। तो प्रणय का सवाल जिसमें बोला कि टॉप 50 में 50 में से 34 तो इंडियन सिटीज ही हैं। यदि जिन्होंने ये वो टेबल रैंकिंग बनाया था उन्हीं का आप 5 साल पहले का टेबल देखेंगे तो उल्टा होगा। उस टाइम पे वो दिखाएंगे कि टॉप 50 में से 40 तो आप चाइना से हैं। अच्छा, अच्छा, 5 साल में इतना फर्क आया? 5 साल में इतना फर्क आया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइना में अभी प्रदूषण है ही नहीं, वहां पे भी अभी भी थोड़ा प्रदूषण है, पर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं जिसके वजह से प्रदूषण कम हो गया है। और वो थोड़ा नीचे आते गए तो हम अपने शहर थोड़ा ऊपर जाते गए। और ना वैसे ही ना 5, 6, 7 साल पहले नंबर 1 और नंबर 2 में तो दिल्ली बीजिंग ही था ना। पहले बोलते थे अरे बीजिंग इज अ टॉप, बाद में दिल्ली, एक साल बीजिंग, दिल्ली, एक साल बीजिंग। पर वो बीजिंग ओलंपिक्स के बाद उन्होंने इतने सारे प्रोग्राम्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद पब्लिक ने भी पूछा कि अरे भाई सिर्फ ओलंपिक्स में ही क्यों इतना साफ होना चाहिए, बाकी टाइम पे भी उतना ही साफ होना चाहिए, हमें करेंगे। तो उन्होंने फिर से बहुत सारे वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए, तो बीजिंग थोड़ा नीचे आता गया।
ना, यदि ओलंपिक्स के पहले और अभी उन्होंने 50% तो कम किया है। तो ये रैंकिंग्स जो हैं थोड़ा हमें, और इंग्लिश में बोलते हैं कि पिंच ऑफ सॉल्ट लेके देखना चाहिए, क्योंकि निगरानी का इंफॉर्मेशन जो हमें मिलता है वो थोड़ा पीस में ही मिलता है आजकल, तो उसके वजह से भी थोड़ा आगे पीछे होते रहता है। पर सब मिला के हम एक बार एक साथ में देखें तो जो रैंकिंग्स 5 साल पहले थी वो थोड़ा उल्टा हो गया है बस। तो अभी हमें और भी करना चाहिए तो ताकि हम नीचे आ जाए और कोई और ऊपर आ जाए। बिल्कुल। अब आप सौरभ का प्रश्न, कोयला हमारा थोड़ा कम क्वालिटी का होता है, कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है अपना, और ऐश कंटेंट जो डस्ट हम बोलते हैं उसका भी वो भी ज्यादा होता है, पर अपना सल्फर कंटेंट कम है जनरली स्पीकिंग। अच्छा। तो जरा SO2 जो होता है वो कम होता है, कि कुछ जगह हमें फायदा है लोकल यूज करने का, कुछ जगह फायदा है इम्पोर्टेड का यूज करने का। और जैसा प्रणय ने जो एक सवाल पूछा था कि मतलब भारत में कुछ हमारी कुछ ऐसी विशेषता है क्या बाकी पूरी दुनिया से कि हम किस्मत खराब है कि जैसे अब थार डेजर्ट हर एक के पास थोड़ी है बगल में जी, तो दिल्ली में डस्ट आती है तो भाई बगल में रेगिस्तान है तो आएगी थोड़ी सी तो डस्ट, उसको क्या कीजिएगा जी। तो उसी तरह से तो इस तरह से कुछ खास है या हमको ऐसा दोष नहीं देना चाहिए, मतलब हमारे खुद के हाथ में कि हम अपना प्रदूषण कंट्रोल कर लेंगे फिर जी। तो जियोग्राफी का उतना महत्व नहीं है उस तरफ, और ऐसा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, उसके वजह से अपने हर एक क्षेत्र में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, अपना इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, कुकिंग और हीटिंग में भी उसका डिमांड बहुत ज्यादा है ना, और उसके इतना सारा ट्रेड होता है उस एरिया में, तो ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों का भी आना जाना बहुत ज्यादा होता है, तो इसके वजह से जनरली वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है क्योंकि कंट्रोल थोड़े कम है। पर जब विंटर की बात आती है तब थोड़ा स्टोरी बदल जाता है, क्योंकि वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में अपने हमारे टेम्परेचर्स इतने कम हो जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो जलाना पड़ता है गर्म रखने के लिए। अब शहरों में तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज करेंगे या सेंट्रल हीटिंग यूज करेंगे जैसे कि अपार्टमेंट में वगैरह, पर आप थोड़ा शहर से बाहर जाएंगे तो लोग तो जो हाथ में मिला वो जला के खुद को गर्म रखेंगे। तो इसके वजह से विंटर के टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीनों में तो ऐसा है कि वातावरण में नमी थोड़ा ज्यादा रहता है और पूरा हवा पूरा दब जाता है नीचे की तरफ, और साथ ही साथ में बहुत सारा एमिशन भी बहुत बढ़ जाता है हीटिंग की वजह से, और थोड़ा वॉल्यूम भी कम हो गया अपना और नीचे से एमिशंस भी ज्यादा हो गए तो प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा मिक्स है। तो ये आपने जो जलाने वाली चीज बोली है तो बहुत इंटरेस्टिंग बोली। मैं लास्ट ईयर एक नॉन प्रॉफिट इसी पे काम भी कर रही थी कि क्या सिर्फ शहर के बाहर ही नहीं, शहर के अंदर भी आप जगह जगह जाइए, हर छोटे छोटे चौराहे वगैरह पे बेचारे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी खड़े होते हैं वो रात को आप देखेंगे कि कुछ तो लगा के जला रहे होंगे, और शायद आजकल आप सैटेलाइट से देखते होंगे तो आप देख सकते होंगे कि कितनी आग लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। और आग से मैं मतलब ये भी पूछना चाहता था कि हम काफी बाहर के देशों में सुनते हैं फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन वगैरह का और बहुत बड़ी समस्या, पर हिंदुस्तान में हम इसको ऐसा देखते नहीं है। पर ये चीज है ही नहीं क्या हिंदुस्तान में, या हम नजरअंदाज करते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स वगैरह जो है वो होती ही नहीं इंडिया में? नहीं, इंडिया में भी होते हैं। जो आपने कहा हम सैटेलाइट से जो भी जल रहा है वो देख सकते हैं, वो होता नहीं है। अच्छा, नहीं होता इतना? सब कुछ सकते हैं। गार्ड रोड पे कुछ जला रहा है तो वो तो हम उतना छोटा नहीं दिखेगा, लेकिन जंगल में आग लगी उतना दिख जाएगा। वो जंगल में दिख जाता है। जैसे कि फरवरी मार्च में उत्तराखंड में ऊपर जाएंगे वहां पे तो बहुत सारा जंगल जलता है। हाँ, हर साल जलता है। हर साल जलता है, वो दिख जाता है। वो हम इतना सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि ये पता कर सकते हैं कि कितना एरिया जल रहा है और सुबह में जल रहा है या रात को जल रहा है, वो भी हम पता कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं होता है। तो हर एक सीजन का अपना अपना एक सिग्नल होता है। जैसे कि हार्वेस्ट सीजन खत्म हो गया अभी अक्टूबर में, अभी पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश के एरिया में थोड़ा एग्रीकल्चरल बर्निंग चालू हो जाएगा और फिर से सभी बात करेंगे उसकी वजह उसकी स्टबल बर्निंग की। हाँ, एक साल के लिए, हाँ, अचानक से सब बोलेंगे और फिर एक महीने बाद भूल जाएंगे। वैसे ही साउथ इंडिया में भी होता है, पर थोड़ा सीजन अलग रहता है। तो वहां पे आपको अप्रैल मई के टाइम पे वहां पे भी आपको बहुत सारा दिखेगा। अच्छा। पर ऐसा है कि साउथ इंडिया में हवा कुछ ज्यादा ही चलता है और पेनिनसुला है, बहुत ईस्ट वेस्ट विंड्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, तो वहां से वहाँ बहुत सारा फैल जाता है, फैलने की वहाँ बहुत जगह है। तो हमें तो इसीलिए वो न्यूज में ज्यादा आता नहीं है। पर वहां पे भी एग्रीकल्चरल बर्निंग होता है, फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, वहां पे भी होता है। और एक जगह है जो हम बात ही नहीं करते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में निगरानी तो जीरो है, कुछ निगरानी नहीं होती है। वहां पे भी बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, वहां पे भी बहुत सारे भट्टियां, थोड़े कारखाने हैं, पावर प्लांट्स हैं, और गाड़ियां आते जाते रहती हैं, पर ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता नहीं है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जो अभी थोड़ा सैटेलाइट इमेजेस और थोड़ा मॉडलिंग की वजह से हमें थोड़ा अनुमान है कि कितना प्रदूषण है वहां पे, क्या क्या होते रहता है। लेकिन हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट का ध्यान रखते तो हमेशा लोग सोचते हैं एकदम हरी भरी जगह है, एकदम कुछ पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं वहां पे, एकदम वहां जाके तो हमारे लंग्स एकदम ठीक हो जाएंगे। हाँ। नहीं, वहां पे भी जाएंगे, आपको थोड़े शहर हैं, लाइक अगरतला जाएंगे, गुवाहाटी जाएंगे, वहां पे मिलेगा आपको, वहां पे भी ठीक ठाक पॉल्यूशन है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जैसे ये प्रदूषण का मामला अलग अलग दूसरे गैसेस के लिए भी बात हुई है। तो जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि ओजोन की जब बात होती थी, ओजोन होल वगैरह, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सक्सेस माना जाता है कि किस तरीके से हम लोग शायद सॉल्व कर पाए कुछ हद तक वो प्रॉब्लम को। तो उस एक्सपीरियंस से क्या सीख मिलती है हमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सिर्फ नेशनल नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान से भी आ रहा होगा कितना पोल्यूशन, यहाँ से जा रहा होगा पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो हम लोग कोई इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो पिछले बार हुआ था, उससे कुछ सीख मिल सकती है क्या इस बार के लिए? सीखने को तो बहुत मिलेगा, पर हमें एक चीज की ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था, टारगेट था सिर्फ ओजोन होल, और हमें वो ओजोन होल को बचाना है, वो बहुत ही कम हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने उनकी पढ़ाई की और कहा कि अरे ये ओजोन होल CFCs के वजह से बढ़ रहा है। तो जब टारगेट वहां से CFCs हो गया, तो CFCs एक चीज के लिए, तो हमें ठीक से पता था कि कितना कहाँ उसका प्रोडक्शन होता है, कौन कौन इस्तेमाल करता है, और सारे ये रेफ्रिजरेंट्स में जा रहे हैं, ACs में जा रहे हैं। तो हमें ठीक से एकदम पता था कि भाई यहाँ 40% यहाँ से आ रहा है, 30% यहाँ से आ रहा है, 20% यहाँ से आ रहा है। तो हमें ठीक से पता था कि कितना CFC कहाँ कहाँ बनता है। तो उसके वजह से हम उन कारखानों की तरफ प्रोग्राम बनाया कि बोला कि भाई आप ये सब बनाना बंद कीजिए, आप ये अल्टरनेट ले लीजिए, आप इसकी वजह से थोड़ा ओजोन होल का बहुत सारा फायदा होगा। क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, एकदम सीधा प्रॉब्लम था। ओजोन होल को बचाना है और ये ओजोन होल इसके वजह से हो रहा है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन में प्रोग्राम बना दिए हैं। जब अब वायु प्रदूषण की बात होती है तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतना सीधा नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि एक सोर्स के पीछे तो हम भाग नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई कोयला ही हमारा प्रॉब्लम है, डीजल ही हमारा प्रॉब्लम है, पेट्रोल ही हमारा प्रॉब्लम है ना, और ये कुकिंग में ही इतना सिर्फ वही प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे के सारे सब जगह इस्तेमाल होते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम से, इसके एक प्रोटोकॉल से ये सब सॉल्व होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मेन समस्या यही होती है कि गवर्नेंस में प्रॉब्लम होती है कि हर एक का अपना अपना मिनिस्ट्री है, हर एक का अपना अपना टारगेट्स हैं। तो इनको सबको मिला के, साथ में ला के, बात करके एक साथ करने में बहुत सारा मुश्किल होता है। यदि हम पिछले एग्जाम्पल्स को भी लेकर देखें तो सारे प्रोग्राम्स जो भी हैं वो सेक्टर बाय सेक्टर ही आए हैं। यदि हम इंडिया में एक रिसेंट एग्जाम्पल ले लें तो उज्ज्वला प्रोग्राम,
जो रूरल एरियाज में उन्होंने बहुत सारे एलपीजी कनेक्शंस दे दिए हैं, पर वो वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट बोलेगा कि भाई हमें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो शायद वो भाषा बहुत ही अलग से देखा जाएगा। ये अब रूरल डेवलपमेंट से आया है कि बोला कि बड़े हम एलपीजी का नया नया कनेक्शन देंगे, तो ये अपना रास्ता पकड़ लिया। पर फायदा वायु प्रदूषण को भी है, पर ये डिसीजन वायु प्रदूषण की तरफ से नहीं आया है। ये डिसीजन किसी और तरफ से आया है। तो इसी तरफ से लाइक हमें हर एक सेक्टर में प्रोटोकॉल चाहिए। एक सेंट्रल प्रोटोकॉल बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसमें भी ये बताइए शरद कि एक आम आपने जैसे प्रणय को तो डरा दिया एकदम है, मुझे लगता है तो बाहर बाहर निकलने वाला नहीं है कि पता नहीं क्या क्या फेफड़ों में जाने वाला है। तो एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है? कि पॉल्यूशन तो है जी, अब सिर्फ, लेकिन तो हमेशा क्या ऐसी स्थिति है कि क्या हमेशा मास्क पहन के जाना चाहिए, या जैसे हम टेम्परेचर या बारिश का पूर्वानुमान देख के छतरी वतरी साथ में लेके जाते हैं, तो ऐसा क्या अब हमको अपनी दिनचर्या चेंज कर लेनी चाहिए? एनीवे कोविड की वजह से इतने लोग PM 2.5 वाला मास्क घर में रखे हुए ही हैं तो क्या वो मास्क की आदत ना छोड़ें, जब भी बाहर जाए तो मास्क लगा के ही जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि क्या कर सकते हैं? और बीच में जैसे दिल्ली में उन्होंने एक एयर क्लीन करने की मशीन लगाई थी, ये सब ऐसे गिमिक्री है, इनसे कुछ होता भी है, या ये क्या कहते हैं हाथी को चिंगोटी काटने जैसा है? ये बस हाथी को चिंगोटी काटने जैसा ही है, कुछ नहीं होता है वो। जैसे देख ले, आप घर में आप प्यूरिफायर लगा लीजिए, हवा को साफ करिए, और आपको उससे फायदा है, एटलीस्ट उसमें बहुत फायदा है। आप घर में जो भी करिए, आपको उतनी हवा ना, आपको पता है कि मेरा घर का साइज इतना है, तो मैं इस हवा को मैं साफ करूंगा, साफ कर लीजिए। पर आप बाहर जाके वही वैक्यूम क्लीनर को रोड पे लगाएंगे तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पर ये सब गिमिक्स ही होते हैं। हाँ, थोड़ा ड्रामेबाजी। हाँ। तो जैसे कि हर एक नागरिक को क्या कर सकते हैं इसके वजह से, यदि आप जो प्यूरिफायर खरीद सकते हैं शहरों में, उन्होंने खरीद लिया और रख लिया अपने अपने घरों में, और बाहर जाना चाहेंगे तो मास्क पहन के थोड़ा जा सकते हैं, थोड़ा फायदा होगा। यदि आपको सांस लेने में तकलीफ होगी तो थोड़ा मास्क निकाल के बैठ जाइए, वो भी हो सकता है। पर प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारा तो यही उसूल है कि भाई हम पूरा प्रेशर हम नागरिक पे नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें यदि प्रदूषण बाहर है तो उसका कंट्रोल तो एक नागरिक थोड़ा बहुत कर सकता है। जैसे कि कचरा कम करना, वो अपने हाथ में है ना। हम कचरा कम कर सकते हैं, अपना थैला ले जा सकते हैं, प्लास्टिक कम करेंगे, वो हम कर सकते हैं ना। अरे अपने अब गाड़ी लेना ही है, बाहर ले जाना ही है, तो उसको आप ठीक से मेंटेन करिए, तो आपका ही फायदा होगा। कम ईंधन जलेगा तो कम प्रदूषण निकलेगा। टायर का हवा ठीक रखिए, इंजन को ठीक रखिए, तो थोड़ा अपना ही फायदा होता है। ऐसे थोड़ा बिजली कम करिए इस्तेमाल, तो ग्रिड पे उसका प्रेशर कम पड़ेगा, तो शायद कम कोयला या डीजल का इस्तेमाल होगा पावर प्लांट पर, तो थोड़ा फायदा होगा। पर इसमें फायदे बहुत ही कम ही होते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। और हमको ज्यादा फायदा चाहिए, हमें ज्यादा प्रदूषण हो, 20% प्रदूषण कम करना है, 30% कम करना है, 50% कम करना है, तो हमें ये सब ऊपर से आना है, टॉप डाउन एक्शन होना चाहिए ना। हमें कंट्रोल्स और रेगुलेशंस को पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ना। जैसे कि हमें पावर प्लांट्स हैं, अभी रेगुलेशंस बने थे 2015 में, पर एकदम बढ़िया रेगुलेशंस बने थे 2015 में से हर एक गैसेस के लिए और PM 2.5 के लिए भी, पर अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, तो बहुत टाइम लगता है। पर इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। पर यदि वो हो जाता तो हम 10-15% तो हम कर ही सकते थे। तो अभी ज्यादा LPG का इस्तेमाल होगा, तो कुकिंग में कम बायोमास और कोयले का इस्तेमाल होगा, तो फायदा होगा। थोड़ा टाइम लगेगा ये सब थोड़ा सिस्टम में आने के लिए, 3-4 साल में हम थोड़ा इसका डिफरेंस भी हम देख सकते हैं। तो ज्यादा
बेनिफिट्स चाहिए तो बड़ा प्रोग्राम भी बड़ा होना है। बेसिकली नागरिकों को बेसिकली सरकार से अपनी अपेक्षाएं बढ़ानी चाहिए कि भाई आप कुछ करिए, और बोलना चाहिए कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ अपने ऊपर हम नहीं ये अर्थ आवर पे एक लाइट गोल कर दी 1 घंटे के लिए शायद में, तो ये ऐसे दिल को बहलाने वाली चीजें हैं ये सारी की सारी थोड़ी। जी, इससे पहले कि हम लोग कोविड में जब मेरा ये सवाल था कि जैसे हम पब्लिक पॉलिसी में बात करते हैं, अगर किसी चीज को सॉल्व करना है तो 3 चीजों का आना जरूरी है। एक तो जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो उसकी परिभाषा एकदम साफ होनी चाहिए। दूसरा, एक जो सोल्यूशन है वो एकदम साफ होना चाहिए। और तीसरा, प्रॉब्लम अर्जेंट होना चाहिए। तो अगर इन तीनों का मेल होता है तो प्रॉब्लम जनरली ज्यादा चांस रहता है वो सॉल्व हो जाए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जैसा आपने अच्छे तरीके से बताया, तीनों का मिलन हो गया था, है ना। प्रॉब्लम क्लियर था, ओजोन होल, सोल्यूशन क्लियर था, और अर्जेंट भी हो गया था। अब हम लोग इस आज की अवस्था में देखें तो तीनों शायद क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम ठीक है, पता है, सॉल्यूशन बहुत सारे चाहिए, और अर्जेंसी शायद हम लोग हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो अर्जेंसी है इसमें हम लोगों को ध्यान देना चाहिए? जैसे अक्सर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं अभी, अगर पर क्लाइमेट चेंज लोगों को लगता है दूर की बात है, शायद मेरे नेक्स्ट जनरेशन को होगा, तो मैं क्यों उसमें अपना प्रॉब्लम हाथ जलाऊं उस बारे में। तो क्यों हम लोग पोल्यूशन पर क्यों और चर्चा नहीं कर सकते? जैसे कि कितनी शायद लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है, आम तौर पर हमारे लोगों को क्या असर पड़ रहा है, उस पर अगर शायद फोकस होगा तो एक्शन भी ज्यादा जरूरी होगा, और ये दूर की प्रॉब्लम नहीं लगेगी, इमीडिएट प्रॉब्लम लगेगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? ये बहुत ठीक कनेक्शन आपने बनाया है, क्योंकि प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशंस भी है, और अर्जेंसी भी है। या फिर इसको हमको ऐसा तोड़ के ही देखना चाहिए क्या प्रणय? आई मीन, तुमको लगता है कि एक ये भी हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से में भी एक ये सीख मिलती है कि पूरे प्रॉब्लम को उठाओ मत ना, एक एक करके पीछे पढ़ो। तो क्योंकि इतने सारे सोल्यूशन है, तो कोई एक प्रॉब्लम का एक सेगमेंट पकड़ो और फिर बोलो कि इसका ये सोल्यूशन दिख रहा है। या फिर जैसा शुरू में शरद ने बताया, अगर PM 2.5 को पकड़ लो तो उसमें बाकी सब चीजें छुपी हुई हैं। तो शायद सोल्यूशन एक नहीं है, लेकिन आप एक गोल पकड़ सकते हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि आपको खूब सारे गोल पकड़ने पड़ेंगे। आप बोलेंगे कि नहीं भैया 2.5 है और उस 2.5 के इतने नुकसान है बॉडी को, तो PM 2.5 को अगर आपने बना दिया तो वो ऐसा क्या बोलते हैं इस बारे में प्रणय? हाँ, मतलब प्रॉब्लम शायद हम लोगों को एक प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर हाँ, सॉल्यूशन और अर्जेंसी तो फिर भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है ना। अर्जेंसी सॉल्व नहीं होता। अर्जेंसी तो मेरे ख्याल से बना सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अर्जेंसी की हेल्थ अर्जेंसी इतनी है, शायद थोड़ी अवेयरनेस की बात है, क्योंकि ये स्प्रेड आउट है ना, एक जगह पे नहीं होता कुछ ऐसा। आपको क्या लगता है शरद कि मतलब एक तरीके का इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है, प्रॉब्लम है कि अगर जागरूकता बढ़े तो अर्जेंसी अपने आप आ जाएगी, या फिर कोई चारा नहीं है? ना, ये अर्जेंसी की बात जब चलेगी तो जागृति बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जनरली अभी शहरों में जागृति आई है कि बोलते हैं कि भाई हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसके वजह से, तो इसकी थोड़ा थोड़ा अर्जेंसी बढ़ रहा है। पर हमें ज्यादातर समस्या इधर यहाँ पे आती है कि जो स्टडीज जो होते हैं, ये हेल्थ स्टडीज जब निकलते हैं, उनको ऑफिशियली अप्रूवल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादातर ये हेल्थ स्टडीज जो हो रही हैं वो बाहर के देशों में हो रही हैं, और पिछले बहुत सालों से हो रही हैं, 30-40 सालों से ये स्टडीज हो रही हैं, जो और इंडिया में भी अभी चालू हो गए हैं ये ऐसे स्टडीज। पर हमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस मिलते हैं कि अरे भाई ये स्टडीज तो बाहर से हो रहे हैं, तो हम इसका हम लोग जरा ज्यादा जुझारू और ऐसे एकदम टफ लोग हैं ना, हिंदुस्तानी लोग हैं, हमको थोड़ी कुछ होता है। जैसे लोग शुरू में कहते थे ये कोविड वायरस से हमारा क्या होने वाला है, हम तो ऐसे सब चीजों से जूझ के बड़े हुए हैं। तो थोड़ा साइंटिफिक जागृति भी आना बहुत जरूरी है, तो वो थोड़ा मिसिंग है। तो उसी का हम बहुत सारे ग्रुप्स हैं अभी उसी को बहुत पुश कर रहे हैं, पब्लिकेशंस। हम ये भी सोच सकते हैं कि पॉडकास्ट जो अभी आपके जैसे पॉडकास्ट जो हैं जो पॉलिसी पे फोकस करते हैं, यदि हेल्थ की भी ऐसे बहुत सारी चर्चा होगी तो बहुत हमने थोड़ा अर्जेंसी बढ़ाने में बहुत फायदा होगा ना। तो प्रॉब्लम है, अर्जेंसी को अभी थोड़ा और
बढ़ावा देना है। सॉल्यूशंस तो सब हाथ में है ही, ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है हमें पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हमें हर शहर में करना है वो हमें पिछले 20 साल से पता है। बहुत सारे पेपर्स, ऑफिशियल पेपर्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अरे भाई ये शहर में ये करना चाहिए, ये शहर में ये करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पुराने भी हैं, और थोड़ा शायद ये अर्जेंसी ना होने के वजह से शायद सब रुका हुआ है अभी, क्योंकि हाल फिलहाल में ऑब्वियसली कोविड चल ही रहा है, तो और एक अजीब सा क्या कहते हैं माहौल था, तो कभी कभी ये डेटा के लिए काफी अच्छा भी रहता है कि आपको एक टेस्ट सैंपल मिल जाता है। नॉर्मल आप जिंदगी को रोक तो नहीं सकते, तो क्या आपको देखने को मिला? अचानक से सब लोग बंद हो गए लॉकडाउन्स में, फिर वापस आए, तो आपको कुछ एयर पोल्यूशन के ट्रेंड्स दिखे, कुछ नया सीखने को मिला हमको इस सब एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो हुआ कि अच्छा ये हमको सीखने को मिला, ये हमने पहले ऐसा नहीं सोचा था, अगर हम ऐसा करें तो इससे हमको कुछ मदद मिल सकती है? कुछ नई चीजें बाहर आई, या फिर जो 20 साल से आपने जैसे बोला जो हमको पता था सिर्फ वही रीइंफोर्स हो गया? एक तो वो रीइंफोर्समेंट तो जरूर हुआ है कि भाई यदि हमको एक चीज हम हमेशा बोलते रहते हैं, यदि हमको प्रदूषण कम करना है तो हमें जो चीज हम इतना जलाते रहते हैं ना हमेशा, उन सबको कम करना है। यदि कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, वुड है, जो भी है, जो भी जलेगा उससे प्रदूषण बनेगा, उसको कम करना है। तो एक चीज हमें सीखने को मिला वो कोविड लॉकडाउन के वजह से कि एकदम से 50-60 दिन के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत सारा कम हो गया, इंडस्ट्रीज बंद पड़े रहे, बहुत सारा ना कुकिंग में भी बहुत सारा ना कम हो गया, क्योंकि इतना पूरे देश में इतना उधर उधर माइग्रेशन हो रहा था, तो बहुत सारा कुकिंग का भी काम बहुत सारा कम हो गया। तो बहुत सारे कार्यक्रम इतने कम पड़ गए कि उसके वजह से एमिशंस भी कम हो गए। तो हमें ये सीखने को मिला कि भाई हम पहले से भी यही कह रहे थे कि एमिशंस कम हो जाएंगे तो प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही रेनफोर्स हो गया है एक चीज कि अभी यदि हम वही क्लीन ब्लू स्काइज, वही चीज हमें वापस चाहिए, तो हमें इतना काम तो करना पड़ेगा। आप गाड़ी चलाओ, पर हमें ये निकालना चाहिए कि अरे प्रदूषण एमिशंस को कितना कम कैसे कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में ईंधन जलेगा ही जलेगा, पर कंट्रोल्स की क्षमता हम कितनी बढ़ा सकते हैं, उस पे हमें थोड़ा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, अंत में एक सवाल था शरद की, ठीक है हम लोगों ने इसकी बात की है, लेकिन अगर हम लोग समाज, सरकार, बाजार, ये 3 हिस्से हम हमेशा उसकी बात करते हैं, तो इन तीनों की तरफ से 2-3 ऐसी क्या चीजें हैं जो प्राथमिक तौर पे हमें इनिशिएटिव्स लेने हैं, जिसकी वजह से हम शायद अगले 10-15 सालों में इस प्रॉब्लम से निजात मिल पाए हमें? फॉर एग्जांपल समाज में थोड़ा जागृति आनी चाहिए कि हम कितना कंजर्व कर सकते हैं, अपने लेवल पे कितना हम कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हो गया, वेस्ट जनरेशन हो गया, कितना कूड़ा हम कम कर सकते हैं, और कितना ईंधन खुद हम कम यूज कर सकते हैं। यदि समाज की तरफ से ये जागृति आए तो उससे भी बहुत फायदा होता है। और अगली सरकार की तरफ से तो बहुत सारा काम करना बाकी है। जैसे कि यदि हम बाकी देशों से एग्जाम्पल्स लेके काम करना चालू करें, तो एक पहली चीज हो गई कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो हमें बहुत बढ़ाना है। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत बढ़ाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जम्मू को छोड़ दें, जम्मू से लेकर कश्मीर कन्याकुमारी तक हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ानी चाहिए। वैसे ही हर एक कारखानों में हमें एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो वो सब काम समाज की तरफ से नहीं होगा, वो सरकार की तरफ से ही होगा, वो सब ऊपर से आना चाहिए। अब बाजार की तरफ से थोड़े इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी आ सकते हैं। थोड़ा अभी ये नया दौर जो चल रहा है, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी तो पूरा मार्केट ड्रिवन ही है। आप थोड़ा एक टैक्स इंसेंटिव मिलता है आपको, तो लोग जो
खरीद सकते हैं तो ईवीज को खरीद रहे हैं। वैसे ही और ये एलईडी का जब प्रोग्राम निकला वो भी बाजार की तरफ से ही निकला था। तो एलईडी का जब बहुत सारा प्रमोशन हुआ था, तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बाजार की तरफ से भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। पर हमें तो लगता है कि इन तीनों में से सरकार का हाथ बहुत बड़ा है। यदि हमें 20, 30, 40% प्रदूषण कम करना है तो हमें बहुत सारे सेक्टरों में बहुत सारा काम करना बाकी है। तो बहुत अच्छा लगा शरद, बहुत कुछ जानने को मिला। और हम लोग शो लिंक्स में आपकी सब जो राइटिंग्स हैं और अर्बन एमिशंस की जो वेबसाइट है वो साझा करेंगे, तो लोग पढ़ेंगे और शायद और कुछ पता पड़ेगा उन्हें कि किस तरीके से वो भी योगदान दे सकते हैं इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया शरद, बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे डर भी लगा पर मुझे एक होप भी नजर आई और एक राह तो पता पड़ी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरे देशों में भी हुआ है और ये सॉल्व करना मुमकिन है, बस प्राथमिकता देने की बात है। तो इसी पॉजिटिव नोट पर एंड करते हैं ये एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रणय और सौरभ। शुक्रिया सौरभ। चलिए, उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On the Edges and Sledges Cricket Podcast, Ashwin and DJ dive into all the major scoops from the first week of the IPL's 2021 second leg. They talk about the Indian women's team beating Australia in the third ODI, breaking their winning streak of 26. On KBCD, Farhad and Sunetra are in conversation with mental health practitioner Unnati Bharadwaj. They discuss loopholes in the mental health industry, especially for queer individuals, and how to come out safely to friends and family. On All Things Policy, Priyal Dalmeda and Ruturaj Goekar discuss the rationale behind booster shots. On Hans Vani, listen to an intriguing story called Aankhein about how our eyes see everything and yet sometimes fail to grasp reality. And on the Life Manifesto, Zarina talks about the implications of burnout. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, and Inter. We appreciate the support. From uncensored and unfiltered chats with the who's who of the entertainment industry, I, Siddharth Kannan, bring you a very hardcore chat show called Candid Kannan. Tune in every Friday on the IVM Podcast app or wherever you get your podcasts.